वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 का केस। ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है उन केसेस के लिए जहां पर इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स है। आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, इससे पहले भी हमने 2 केस डिस्कस करे हैं ऑन बेल, वो दोनों भी लैंडमार्क केसेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस केस की साइटेशन के साथ, जो है 2014 8 SCC 273 और इसकी डेट ऑफ जजमेंट है 2 जुलाई 2014। इस केस के फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं कि अनिश कुमार पर उनकी वाइफ ने एलिगेशंस लगाए अंडर सेक्शन 498 IPC और सेक्शन 4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। 498 A IPC डेल्ट विद क्रुएल्टी और सेक्शन 4 ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बात करता है जब कोई डाउरी की डिमांड करता है। तो अनिश कुमार की वाइफ ने एलिगेशंस लगाए कि इनके इन लॉज ने इनसे 8 लाख रुपए मांगे हैं, कार मांगी है, एयर कंडीशन, टेलीविजन, ऐसी चीजें मांगी है दहेज में। और जो अनिश कुमार है उन्होंने भी अपने इन लॉज को सपोर्ट करा और अनिश कुमार ने कहा अगर तुमने ये सब दहेज में नहीं दिया तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। इन एलिगेशंस के बाद अनिश कुमार ने एंटीसिपेटरी बेल लगाई बिफोर द सेशन जज एंड द हाई कोर्ट और ये दोनों बेल रिजेक्ट हो गई। अब ये मैटर पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने एक स्टैटिस्टिकल डाटा लाया गया, वो था क्राइम्स इन इंडिया इन 2012। इस डाटा के हिसाब से अराउंड 2 लाख जो अरेस्ट हुए थे वो थे 498 IPC के अंदर और नियरली 25% जो अरेस्टीज थी वो वुमेन थी, मतलब जो कि हस्बैंड की जैसे माताजी होगी, सिस्टर्स होगी, इन लॉस की तरफ से जो थे। और चार्जशीट रेट था 93.6% का और इस टोटल में कन्विक्शन रेट था ओनली 15%। अराउंड 3,70,000 केसेस में एक्विटल्स की प्रोबेबिलिटी थी। अनिश कुमार के केस में जो लीगल इश्यूज थे वो देखते हैं। यहाँ पे लीगल इश्यूज थे, क्या 498 A IPC का मिसयूज हो रहा है, क्या जो सेक्शन 41 CRPC है उसको सही तरीके से पुलिस यूज कर रही है या नहीं कर रही है, और जो ड्यूटी की और जो मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है अंडर सेक्शन 167 CRPC टू ऑथराइज ए डिटेंशन, उसके ऊपर मजिस्ट्रेट क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और साथ में एक लीगल इशू ये भी था कि वुमेन प्रोटेक्शन और प्रिवेंटिंग हैरेसमेंट थ्रू फॉल्स केसेस, इन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया था इस केस में ऑन अरेस्ट की। अरेस्ट इंसान की फ्रीडम को छीन लेता है और उसकी रेपुटेशन को परमानेंट डैमेज करता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस अभी भी कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर नहीं आई है। इस लाइन के साथ ही कोर्ट ने हेल्ड किया दैट नो अरेस्ट शुड बी मेड मियरली बिकॉज द ऑफेंस इज कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। तो सिर्फ इस वजह से किसी को अरेस्ट नहीं कर लिया जाएगा क्योंकि ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल या नॉन बेलेबल है। सेकंड, एग्जिस्टेंस ऑफ पावर टू अरेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम जस्टिफिकेशन फॉर इट्स एक्सरसाइज। और जो पुलिस अगर किसी को अरेस्ट कर ली है तो पुलिस को रीजंस को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि उनको अरेस्ट क्यों जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है अरेस्ट मियर एलिगेशन के बेसिस पे ऑटोमेटिक नहीं होगा, एक रूटीन मैनर में अरेस्ट नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में सेक्शन 41 CRPC का इंटरप्रिटेशन भी दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्शन 41 क्लॉज 1 सब क्लॉज B CRPC पुलिस को रीजंस जो है सेटिस्फाई करने पड़ेंगे बिफोर द अरेस्ट। और ये रीजंस क्या है कि अरेस्ट क्यों जरूरी है। तो सेक्शन 41 क्लॉज 1 सब क्लॉज B CRPC हमें बताता है कि अरेस्ट जरूरी क्यों है। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन प्रेजेंट है तो ही पुलिस जो है अरेस्ट करेगी एक्यूज्ड को। और वो रीजंस क्या है कि अरेस्ट इसलिए जरूरी है ताकि एक्यूज्ड कोई और ऑफेंस ना कर दे, फर्दर ऑफेंस ना कर दे। अरेस्ट इसलिए जरूरी है बिकॉज प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी है, या फिर अरेस्ट इसलिए जरूरी है ताकि जो एक्यूज्ड है वो एविडेंस को डिसअपियर ना कर दे, गायब ना कर दे एविडेंस को। या फिर अरेस्ट इसलिए जरूरी है कि एविडेंस को टेम्पर ना कर दे एक्यूज्ड। या फिर अरेस्ट इसलिए जरूरी है एक्यूज्ड जो है वो विटनेस को इंड्यूस, थ्रेट या प्रॉमिस ना कर दे। या फिर अरेस्ट इसलिए जरूरी है कि जो एक्यूज्ड है वो कहीं भाग जाएगा। सो अगर इनमें से कोई भी रीजन प्रेजेंट है और पुलिस मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई करेगी कि जस्ट बिकॉज इनमें से कोई रीजन था इसलिए हमने एक्यूज्ड को अरेस्ट करा है, तो ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा पुलिस वालों को। अब वो ऑटोमेटिकली अरेस्ट नहीं कर लेंगे जस्ट बिकॉज द ऑफेंस इज कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। और सेक्शन 498 IPC पे भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो 498 IPC है इसको अब एज अ वेपन यूज किया जा रहा है और फॉल्स केसेस बहुत सारे आ रहे हैं इसमें। ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट बना बिकॉज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस इशू करी थी और ये मैंडेटरी डायरेक्शंस थी उन ऑफेंसेस में जहां पर सजा जो है वो आपकी 7 साल तक की थी। तो ये क्या डायरेक्शंस थी, अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इंस्ट्रक्ट करें पुलिस को कि किसी को भी ऑटोमेटिकली अरेस्ट ना कर दे सेक्शन 498 A IPC के केसेस में
और सेक्शन 4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर, जब तक कि वो खुद को सेटिस्फाई ना कर दे पुलिस वाले। सेकंड कि सेक्शन 41 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी पार्ट 2 सीआरपीसी, इसके अंदर जो चेकलिस्ट है वो पुलिस वालों को दी जाए। रीजन और चेकलिस्ट आगे फॉरवर्ड करनी पड़ेगी मजिस्ट्रेट को कि और बताना पड़ेगा कि अरेस्ट जरूरी क्यों है। फोर्थ, जो मजिस्ट्रेट है वो रिपोर्ट देखेगा और खुद को सेटिस्फाई करेगा बिफोर ऑथराइजिंग डिटेंशन अंडर सेक्शन 167 सीआरपीसी। अगर पुलिस वाले अरेस्ट नहीं करते तो पुलिस वालों को ये रीजन भी 2 वीक्स के अंदर मजिस्ट्रेट को बताना पड़ेगा कि उन्होंने अरेस्ट क्यों नहीं किया है। और इसके साथ ये सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन थी कि अरेस्ट से पहले सेक्शन 41A का नोटिस जो है वो अक्यूज को भेजा जाएगा और सेक्शन 41A का नोटिस अपीयरेंस नोटिस दिया जाता है अक्यूज को कि आप आके अपीयर हो जाओ। तो ये जो डायरेक्शंस थी ये मैंडेटरी और बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस थी जो कि हर ऑफेंस में फॉलो होती है, जहां पर भी सजा 7 साल तक है। सो स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर इंस्ट्रक्ट किया गया था चेकलिस्ट सिस्टम अंडर सेक्शन 41 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी ऑफ सीआरपीसी दिया गया था और जो रिपोर्ट और सेटिस्फेक्शन था मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करने को कहा गया। मजिस्ट्रेट की ड्यूटी थी कि वो खुद को सेटिस्फाई करे, उसी के बाद डिटेंशन को ऑथराइज करे। साथ में जो भी नॉन अरेस्ट का डिसीजन है पुलिस का, अगर वो किसी को अरेस्ट नहीं करते तो उनको 2 हफ्तों के अंदर मजिस्ट्रेट को बताना पड़ेगा कि उन्होंने किसी को अरेस्ट क्यों नहीं किया। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो था, अरेस्ट करने से पहले सेक्शन 41A सीआरपीसी का नोटिस मैंडेटरी कर दिया गया कि एक्यूज्ड को सबसे पहले ये नोटिस भेजा जाए, उसके बाद उसको अरेस्ट करने का सोचेंगे। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे डिपार्टमेंटल एक्शन या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस। साथ में अगर मजिस्ट्रेट डिटेंशन विदाउट रीजन कर देते हैं तो उनके अगेंस्ट भी डिपार्टमेंटल एक्शन होगा बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट। इसी के साथ चलते हैं, हम देख और समझते हैं कि इसकी प्रेसिडेंट वैल्यू क्या थी इस केस की। जो अरेस्ट की प्रैक्टिसेस थी वो फंडामेंटली रिफॉर्म हो गई और जिससे कि एक नेसेसिटी प्रिंसिपल आ गया कि अगर आपको पुलिस वालों को पहले सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि सेक्शन 41(1)(b के अंदर क्यों जरूरी है, कौन सी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है कि एक्यूज्ड को अरेस्ट करना ही पड़ेगा, जबकि ऑफेंस जो है वो 7 साल से नीचे पनिशेबल है। साथ में अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म को क्रिएट कर दिया फॉर बोथ पुलिस एंड मजिस्ट्रेट्स और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट भी कर दी, जैसे चेकलिस्ट होगी और रीजन होगा कि एक्यूज को अरेस्ट करना क्यों जरूरी है। उसके बाद वो रिपोर्ट और चेकलिस्ट जाएगी मजिस्ट्रेट के बाद, फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट अपने आप को सेटिस्फाई करके सेक्शन 167 का डिटेंशन ऑथराइज करेंगे। इसके बाद में जजमेंट जो है वुमेन्स के राइट को और हैरेसमेंट इन दोनों चीजों को बैलेंस करती है और इसका कुछ इम्पैक्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर भी बढ़ा, जैसे कि जो मैट्रिमोनियल केसेस में अरेस्ट थे वो ऑटोमेटिक अरेस्ट अब सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गए थे और सेक्शन 41A का नोटिस वो एक ऑल्टरनेटिव रख दिया गया टू अरेस्ट फॉर ऑफेंसेस जहां पे 7 साल से कम की सजा है। और इसकी वजह से, इस केस की वजह से जो है मजिस्ट्रेट वो भी अब रीजन्ड ऑर्डर देने के लिए मजबूर हो गए। डिपार्टमेंटल रिफॉर्म्स भी आए और पुलिस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चले, जो केसेस की पेंडेंसी थी वो भी कम होगी और एक्यूटल रेट्स जो थे 498A केसेस के वो भी बढ़ गए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। I hope you liked the video. Stay connected for more such information. Thank you so much.